नमस्कार। आज हम 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे जी। खास तौर पर श्री अरबिंदो के 1907 के लेख राष्ट्रवाद न कि उग्रवाद के नजरिए से। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण लेख है। अक्सर इस आंदोलन को सिर्फ एक तरह का उग्रवाद कह दिया गया। बिल्कुल, जैसे कि ये कड़वाहट या निराशा से ही निकला हो। हाँ, और श्री अरबिंदो इसी गलतफहमी को दूर करना चाहते थे। जी हाँ। उनका लेख साफ बताता है कि ये सिर्फ अंग्रेजी राज के खिलाफ एक प्रतिक्रिया नहीं थी। तो क्या था ये? ये एक स्वतंत्र, एक एकजुट लोकतांत्रिक भारत के लिए एक सकारात्मक सपना था, एक विजन था। आज हम इसी विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो भ्रम था राष्ट्रवाद को लेकर और ये उग्रवादी का लेबल क्यों चिपकाया गया? देखिए, अरबिंदो इसके दो मुख्य कारण बताते हैं। पहला तो ये कि जो वफादार लॉयलिस्ट टिप्पणीकार थे, हाँ, अंग्रेजों के हिमायती, हाँ, वो जानबूझकर राष्ट्रवादियों की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे, शायद इसलिए कि वो सीधे सीधे उनके तर्कों का सामना नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा कि कई भारतीय नेता भी वो पुरानी राजनीतिक सोच में ही अटके हुए थे। हाँ, और वो इस नए उभरते राष्ट्रवाद की जो असल भावना थी उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। तो ये उग्रवादी का लेबल लगाना असल में आंदोलन के जो लोकतांत्रिक और रचनात्मक इरादे थे उन पर पर्दा डालने जैसा था। और ये जो एक बात कही जाती थी कि राष्ट्रवाद कर्जन के शासन या सिर्फ निराशा की देन है। हाँ, ये निराशा का विद्रोह वाली बात अरबिंदो इससे पूरी तरह से खारिज करते हैं। पूरी तरह से? बिल्कुल। उनका मानना था कि ये लेबल चाहे वो आलोचक लगाएं या कुछ हमदर्दी क्यों ना हो, ये आंदोलन की असल प्रकृति को छुपाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर रास बिहारी घोष जैसे विद्वानों की आलोचनाओं को भी वो सतही मानते थे। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवाद को बस एक, आप कह सकते हैं, भावनात्मक उबाल या कोई अतिवादी प्रतिक्रिया समझ रहे थे, एक सोचा समझा दर्शन नहीं। तो अगर ये निराशा नहीं थी तो फिर इस राष्ट्रवाद का असली आधार क्या था अरबिंदो के हिसाब से? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, अरबिंदो के लिए मुद्दा ये था ही नहीं कि अंग्रेजी शासन अच्छा है या बुरा। अच्छा, तो फिर सवाल ये था कि अंग्रेजी शासन है ही क्यों? बुनियादी मुद्दा ही विदेशी हुकूमत का था। राष्ट्रवादियों की मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता, बिना किसी शर्त के। ये इस पे निर्भर नहीं था कि शासन कैसा चल रहा है, ये तो राष्ट्रीय संप्रभुता की मांग थी। तो ये किसी शिकायत से ज्यादा एक विश्वास से जन्मा था। हाँ, बिल्कुल। ये आंदोलन इसलिए नहीं उठा कि अंग्रेजों ने नागरिकता के वादे नहीं निभाए या सुधार कम किए। ये इस पक्के यकीन से उपजा था कि भारत अपनी किस्मत का मालिक और एक महान, स्वतंत्र, एकजुट राष्ट्र बनने के लिए ही बना है। एक सकारात्मक, आगे देखने वाला आंदोलन। एकदम। ये भविष्य बनाने वाला, राष्ट्र निर्माण का एक सकारात्मक प्रयास था, सिर्फ तोड़फोड़ या नाउमीदी का शोर नहीं। इसीलिए अरबिंदो इसे उग्रवाद नहीं कहते। हाँ, वो इसे लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जो भारत की अपनी शक्ति और कह लीजिए नियति में विश्वास रखता था। ये दिलचस्प है। तो उस समय जो अलग अलग राजनीतिक गुट थे, अरबिंदो ने कैसे देखते थे? हाँ, उन्होंने बहुत साफ तौर पर 3 गुट बताए थे। कौन कौन से? पहले थे वफादार यानी लॉयलिस्ट्स। ये तो चाहते थे कि अंग्रेजी राज चलता रहे, बस थोड़े सुधार हो जाएं। उनका मानना था कि भारतीय अभी तैयार नहीं है। हाँ, कि वो आजादी के काबिल नहीं है। फिर दूसरे थे नरमपंथी, मॉडरेट्स। हाँ, इनके बारे में तो काफी सुना है। इनका लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन पाना, औपनिवेशिक स्वशासन। और वो इंतजार करने को तैयार थे। हाँ, वो लंबा इंतजार करने और किसी भी तरह के टकराव से बचने को तैयार थे। उन्हें लगता था कि भारत अभी उतना मजबूत नहीं है। और तीसरे थे राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट्स। अरबिंदो खुद इसी खेमे के थे। इनका क्या लक्ष्य था? पूर्ण स्वतंत्रता, जिससे कम कुछ नहीं, चाहे वो साम्राज्य के अंदर मिले या बाहर। और उनका मानना था कि राष्ट्र को इंतजार नहीं करना चाहिए, फौरन कार्रवाई। हाँ, फौरन कदम उठाने चाहिए। उनका तर्क था कि भारत में जो कमजोरियां दिखती हैं वो तो गुलामी का ही नतीजा है। अच्छा, कमजोरी कारण नहीं, परिणाम है। बिल्कुल। और असली ताकत तो आजादी की लड़ाई लड़ने से ही आएगी। ये सिर्फ शिकायतों का पिटारा नहीं था, ये उम्मीद और विश्वास का पंथ था। सही कहा। भारत की क्षमता और उसके भविष्य में एक अटूट विश्वास, ये भविष्य पर नजर रखने वाला नजरिया था, निराशा पर नहीं।
तो फिर इस राष्ट्रवादी सोच का मूल विश्वास क्या था, इसकी नींव क्या थी? उनका सबसे पक्का विश्वास ये था कि भारतीय भी दुनिया के किसी भी और राष्ट्र की तरह अपना शासन खुद चलाने में पूरी तरह सक्षम है। और जो कमियां हैं। और जैसे जैसे राजनीतिक और सामाजिक चेतना बढ़ेगी, वैसे वैसे आजादी जीतने की ताकत और इच्छा शक्ति भी पैदा होगी। ये एक प्रक्रिया थी। और ये जो एक विचार था कि ये भारत के लिए एक तयशुदा घड़ी है, इसका क्या मतलब था? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रवादियों को लगता था कि इतिहास की शक्तियां, जो हालात हैं, वो अब भारत की एकता और मुक्ति के पक्ष में आ चुके हैं। मतलब ये सही समय है। बिल्कुल, ये कोई अंधाधुंध विद्रोह नहीं था। ये एक भविष्य को देखने वाला आदर्शवाद था। ये स्वशासन और राष्ट्रीय महानता के लिए विश्वास, आशा और सबसे जरूरी मिलकर काम करने का आह्वान था। ये भारत की महान बनने की क्षमता की पुष्टि थी। तो संक्षेप में कहें तो श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद को नकारात्मक या विध्वंसक नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं, वो इसे भारत के अपने भाग्य का फैसला करने के स्वाभाविक अधिकार के लिए एक सकारात्मक, लोकतांत्रिक और उम्मीदों से भरा आंदोलन बता रहे थे, जो शिकायतों पर नहीं टिका था। नहीं, बल्कि भारत की अंदरूनी ताकत और उसकी ऐतिहासिक नियति में गहरे यकीन पर आधारित था। एक रचनात्मक शक्ति, यूं कहिए। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जी। 20वीं सदी की शुरुआत के राष्ट्रवाद को इस नजरिए से देखना कि वो सिर्फ अन्याय के खिलाफ एक रिएक्शन नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और नियति में विश्वास पर आधारित था। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की हमारी समझ को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचें।